हाँ जी, राधे राधे। सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर क्लासेस शुरू कर दी गई है। जो भी साथी पहली बार इन क्लासों को देख रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। एक भी टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है और उतनी गहराई तक करवाया जाएगा जितनी गहराई तक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ में वो लोग भी तैयारी कर पाए। बिल्कुल निःशुल्क बेचे, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और जो भी जितनी गहराई तक अपने को जाना है वहाँ तक अपन जाएंगे। ये आज की क्लास नंबर 2 है। हर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन से नंबर की क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 2 है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है क्लास नंबर 2 है। लेवल 1 और लेवल 2 सबसे पहले अपन ने शुरू किया था शैक्षिक परिदृश्य, जिसका पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। इसका पहला पार्ट देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस के नाम से, वहां जाकर जरूर देख ले। क्लियर है। आज इसका सेकंड पार्ट अपन करेंगे, जिसमें अपन विभिन्न संस्थाएं करेंगे और कुछ नवाचार में भी थोड़ा बहुत रहा हुआ है वो करेंगे और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं करेंगे। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो को आगे की। कल अपन ने बहुत सारे नवाचार कार्यक्रम देखे थे। उन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत आज है पीएम ई विद्या। कौन सी है? पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या, इसका प्रारंभ 30 मई 2020 को हुआ। कब हुआ? 30 मई 2020 को क्या शुरू हो गई थी आपकी पीएम ई विद्या। कक्षा किसके लिए है? ये 1 से 12 तक की कक्षा के लिए है पीएम विद्या। उद्देश्य है घर बैठे टेलीविजन पर पढ़ाई करना। क्या है उद्देश्य इसका? घर बैठे टेलीविजन पर बच्चे पढ़ाई कर सके, ये इसका उद्देश्य है। 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। कितने चैनलों पर? 200 टीवी के जो चैनल है उनके ऊपर पढ़ाई करवाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि बच्चे घर बैठे टीवी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कर सके और क्षेत्रीय भाषा में। कार्यक्रम को संचालित करने के जो माध्यम है वो माध्यम कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले है स्वयं प्रभा टीवी। कौन सा टीवी है? स्वयं प्रभा टीवी। ये 7 जुलाई 2014 से संचालित है। इसको काम में लिया गया है पीएम ई विद्या के लिए। स्वयं प्रभा टीवी। क्लियर है? ये कब हुआ? 7 जुलाई 2014 से। दूसरा है स्वयं पोर्टल। कक्षा 9 से स्नातकोत्तर के लिए है। कक्षा 9 से स्नातकोत्तर के लिए स्वयं पोर्टल। NIOS और NCERT इस पर पाठ्यक्रम संचालित कर रही है, यानी स्वयं पोर्टल पर है। स्वयं पोर्टल है वो कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक है, जहां पर NIOS जो अपना ओपन बोर्ड है वो और NCERT अपने पाठ्यक्रम को संचालित कर रही है। तीसरी है इसकी मुक्त विद्या वाणी। ये एक प्रकार का शैक्षिक रेडियो है। क्या है? शैक्षिक रेडियो है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। तो ये अपन ने पढ़ी पीएम ई विद्या। क्लियर है? एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ। पीएम ई विद्या जो प्रारंभ हुई वो 30 मई 2020 को प्रारंभ हुई। कक्षा 1 से 12 तक के लिए। उद्देश्य है कि घर बैठे टेलीविजन पर बच्चे पढ़ाई कर सके। ऐसे 200 चैनल है जिनके ऊपर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाता है। कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जो माध्यम काम में लिए जाते हैं उनमें एक तो है स्वयं प्रभा टीवी, जो 7 जुलाई 2014 से शुरू है। 7/7/14 ऐसे याद रख सकते हो, 7/7/14 से। उसके बाद में स्वयं पोर्टल जो कक्षा 9 से स्नातकोत्तर के लिए है, और मुक्त ई विद्या ये शैक्षिक रेडियो है। उसके बाद में है वर्तमान के नवाचार। वर्तमान में कौन कौन से कार्यक्रम है? तो वर्तमान के नवाचारी कार्यक्रम, इसमें पहला है प्रखर राजस्थान, जिसका मुख्य उद्देश्य रीड टू लीड, यानी पढ़ाई से लीड ले।
रीड टू लीड प्रखर राजस्थान, इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2024 से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2024 तक ये संचालित हुआ। किसने संचालन किया? शिक्षा विभाग ने। सहयोग किसका था? यूनिसेफ का था। यानी प्रखर राजस्थान अभियान आपको पूछा जा सकता है कब से कब तक चला, तो ये चला 9 सितंबर 2024 से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2024 तक। संचालन किसने किया? शिक्षा विभाग ने। किसका सहयोग लिया? यूनिसेफ के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के, उद्देश्य इसका है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का पठन कौशल विकसित करना, यानी बच्चों का जो पढ़ने का कौशल है उसको विकसित करना। यानी 4 कौशल होते हैं ना, LSWR, ठीक है। ये सामान्य जो क्रम होता है इसमें पठन कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा चलाया गया है? तो आप कह सकते हो ये चलाया गया है आपका प्रखर राजस्थान अभियान। कक्षा 1 से लेकर 8 तक 9 सितंबर 2024 से शुरू होता है और 2 अक्टूबर 2024 तक चलता है। शिक्षा विभाग चलाता है यूनिसेफ के सहयोग से। उसके बाद में अगला शाला स्वास्थ्य परीक्षण। कौन सा कार्यक्रम है? शाला स्वास्थ्य परीक्षण। इसका शुभारंभ 12 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। किसने किया? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसका शुभारंभ किया 12 अगस्त 2024 को। शाला स्वास्थ्य परीक्षण, इसका उद्देश्य था सरकारी स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना। सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। माध्यम था 70 प्रश्नों के आधार पर पेपरलेस सर्वे किया गया, यानी 70 प्रश्नों को आधार बनाकर बिना पेपर के यहाँ क्या किया गया? सर्वे किया गया। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे भाई, आपको पूछा जा सकता है राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड। राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड जिसका गठन 15 अप्रैल 2025 को किया गया। कब किया गया? 15 अप्रैल 2025 को इसका शुभारंभ यानी गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर गणेश लाल माथुर। जो आपका राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड है इसका गठन कब किया गया? 15/4/2025 को इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए गणेश लाल माथुर को। इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? तो इस बोर्ड में कुल 12 सदस्य होंगे, जिनमें 22 होंगे, जिनमें से 12 तो सरकारी पदेन होंगे और 10 गैर सरकारी होंगे। 12 तो सरकारी जो होंगे वो पदेन सदस्य होंगे और 10 क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। उद्देश्य वेदों में निहित जो ज्ञान विज्ञान है, वेदों में निहित जो ज्ञान विज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। क्लियर है? चलो, स्कूल एट ए ग्लांस अभियान। अगला कौन सा है? स्कूल एट ए ग्लांस अभियान, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2024 को हुई। 24 फरवरी 2024 को। विभाग कौन सा है? विभाग है ये शिक्षा विभाग। यानी स्कूल एट ए ग्लांस अभियान कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 24 फरवरी 2024 को। फिर है निपुण अभियान। ये किसी जिले के द्वारा चलाया गया है, जिसमें ये चित्तौड़गढ़ जिले का है। इसका प्रारंभ 12 जून 2024 को हुआ। कब हुआ? 12 जून 2024 को। कब हुआ? 12 जून 2024 को। किस जिले का है? निपुण अभियान है चित्तौड़गढ़ जिले का। किसका है? चित्तौड़गढ़ जिले का। विशेष बात करें तो 2024-25 के कक्षा 3 से लेकर 5 के बच्चों को बुनियादी दक्षता प्रदान करना। जो सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग बुनियादी दक्षता है उसमें निपुण बनाना। तो निपुण अभियान किस जिले का है? चित्तौड़गढ़ का, जिसका शुभारंभ कब हुआ? तो आप कह देना 12 जून 2024 को। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग से। ये इतने कार्यक्रम आपको देखने थे। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो पहले वाली क्लास जरूर देखें, वहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। शिक्षण अधिगम के नवाचार है, इनको बहुत बड़ा बताया गया है सिलेबस में। लोग इनको बहुत कुछ करवाते हैं, जो काम की बातें हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट अब शिक्षा विभाग से जुड़ी संस्थाएं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर मैं करवा रहा हूँ क्योंकि पिछली एग्जाम 3rd ग्रेड 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये यहाँ अपन करेंगे।
सबसे पहले शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक संस्था है जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप सबको पता है इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। जिसकी स्थापना 1957 में हुई। स्थापना 4 दिसंबर, स्थापना कब होती है? 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में स्थापित होता है। 4 दिसंबर 1957 को कहाँ स्थापित होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर में। लेकिन इसको अजमेर में स्थानांतरित किया जाता है। अजमेर में स्थानांतरित कर देते हैं जुलाई 1961 में। यानी 4 दिसंबर 1957 को स्थापित होता है और 4 साल बाद कब? जुलाई 1961 में कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं? अजमेर में। इसका पंजीयन करवाया गया है। इसका पंजीयन करवाया गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत इसका क्या किया गया है? पंजीयन। और इसने कार्य प्रारंभ किया 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है। 1973 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कार्य आरंभ कर दिया। स्थापना कब हुई? जयपुर में 4 दिसंबर 1957 को। जुलाई 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर देते हैं और 1973 में ये अपना कार्य शुरू कर देता है। इसमें कुल सदस्य की बात करें तो इसमें 36 सदस्य माने जाते हैं। कितने सदस्य माने जाते हैं? 36 सदस्य इसमें माने जाते हैं। कुल सदस्य 36, लेकिन वर्तमान में 41 सदस्य इसके अंदर है और सचिव को भी शामिल कर ले तो एक इसमें सचिव है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल 42 व्यक्ति इसके अंदर कार्य करने वाले हो जाते हैं, जिसमें एक इसका अध्यक्ष होता है, एक इसका उपाध्यक्ष होता है और पदेन सदस्य इसमें 6 होते हैं। अध्यक्ष कितना है? 1 है, उपाध्यक्ष 1 है, पदेन सदस्य 6। निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य 17 होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य 2 होते हैं और संयोजित होते हैं वो 2 होते हैं और एक इसमें सचिव होता है। तो कुल सदस्य 36 है, लेकिन वर्तमान में इसमें 41 सदस्य हैं। क्लियर है? अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष जी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अध्यक्ष जी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। देखो, आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है क्योंकि कंप्लीट सिलेबस टू द पॉइंट यहाँ करवाया जाता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र होता है, अध्यक्ष होता है, ये पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, यानी इसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा BSER के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके जो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं ना, ये कौन है? ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है, माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इस बोर्ड जो सचिव है उसकी नियुक्ति करती है वो राज्य सरकार द्वारा होता है। बैठक की बात करें तो वर्ष में 2 बार बैठक होने आवश्यक है। वर्ष में कितनी बैठक आवश्यक है? वर्ष में 2 बार इसमें बैठक होती है। फरवरी मार्च में वार्षिक बैठक होती है। फरवरी और मार्च में इसकी क्या होती है? वार्षिक बैठक होती है। आपको पूछ ले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक वर्ष में कितनी बैठक होती है? तो 2 बैठक होती है। वार्षिक बैठक होती है वो फरवरी मार्च में होती है। बैठक की जो गणपूर्ति है वो 1/3 सदस्य यानी 1/3, यानी बैठक की गणपूर्ति मानी जाती है। मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/3। और विशेष बैठक के लिए 1/3 सदस्यों की लिखित में अभियाचना दी जानी चाहिए। लिखित अभियाचना देने पर विशेष बैठक आयोजित होती है। बोर्ड 2014 से कैरियर परामर्श सामग्री के लिए 4 प्रकार की मार्गदर्शिका का प्रकाशित करता है, जिसका नाम है दिशा, गार्गी, प्राइम और दृष्टि। कौन कौन है? पहली है दिशा, उसके बाद में है गार्गी, उसके बाद में है प्राइम और उसके बाद में है दृष्टि। ये 4 प्रकार की क्या करता है? वो मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है। कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रकाशित करता है। नेक्स्ट,
दूसरा है, ये था अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में, स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में होती है। जुलाई 1961 में इसे स्थानांतरित करते हैं अजमेर में। 1973 में ये अपना कार्य आरंभ कर देता है। इसमें सदस्य 36 होते हैं, जिनमें से अपन यदि बात करें तो वर्तमान में 41 प्लस 1 सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। 6 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। 17 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो कौन करता है? 15 का करती है राज्य सरकार मान सकते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष 2 का करते हैं। क्लियर है? 1-2 सदस्य संयोजित होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। ये बात अपन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कर ली है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय ये कहाँ पर है? तो माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय बीकानेर में। स्थापना 1950 में होती है। स्थापना कब होती है? 1950 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना होती है। विशेष बात करें तो 1997 में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अलग अलग कर देते हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 8 तक, उसको अलग कर देते हैं, और माध्यमिक शिक्षा होती है 9 से 12, इसको 1997 में दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 जनवरी 1998 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य करना भी शुरू कर देता है। 1 जनवरी 1998 से माध्यमिक शिक्षा अलग हो जाता है और प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक अलग हो जाता है। 2 अक्टूबर 2010 को कब? 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण प्रारंभिक जो शिक्षा है वो पंचायती राज संस्थाओं को दे दी जाती है। कब दे दी जाती है? 2 अक्टूबर 2010 को, यानी महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण जो प्रारंभिक शिक्षा है 1 से 8 तक की, वो किसे दे दी जाती है? पंचायती राज। इस वजह से पहले 3rd ग्रेड की भर्ती भी हर जिला वाइज जाती थी। वहाँ की पंचायती जो संस्थान है, जिला परिषद, यानी जिसको अपन जिला परिषद बोलते हैं, उसके अंडर में ये वैकेंसी होती थी। इस वजह से आज भी ज्वाइनिंग जिला स्तर पे होती है। तभी तो 3rd ग्रेड की ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसफर आ रहे हैं ना 3rd ग्रेड की, उनमें प्रॉब्लम इसी कारण से तो आई हुई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संचालित जो संगठन है वो कौन कौन से संगठन है? तो इसके अंदर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संचालित संगठन 2 है। एक स्वायत्त शासी होता है और एक राजकीय होता है। जो स्वायत्त शासी होता है इसमें 2 है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। स्वायत्त शासी कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्वायत्त शासी है? ऑटोनॉमस है। इनमें से एक तो राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर और एक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। ये क्या है? स्वायत्त शासी। अन्य सभी राजकीय जैसे पंचायती राज निदेशालय जयपुर, साक्षरता एवं सशक्त शिक्षा निदेशालय जयपुर और अन्य प्रकार के हैं, वो सारे क्या है? राजकीय। ये स्वायत्त शासी है। क्लियर है? बात करते हैं राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल RSTB, जिसका मुख्यालय जालाना डूंगरी जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है जालाना डूंगरी जयपुर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है जी? इसका मुख्यालय यानी कार्यालय। पंजीयन इसने कब करवाया? 29 दिसंबर 1973 को इसने पंजीयन करवाया और कार्य आरंभ किया 1 जनवरी 1976 को। 29 दिसंबर 1973 को तो ये पंजीयन करवाता है और 1 जनवरी 1976 को ये कार्य प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखना दोनों डेट। 29 दिसंबर 1973 को तो ये क्या करवाता है? अपना पंजीयन करवाता है और 1 जनवरी 1976 से ये कार्य शुरू कर देता है। इसके अभी वितरण केंद्र की बात करें तो 35 इसके वितरण केंद्र है। सरकारी विद्यालय होते हैं ना, सरकारी स्कूल, जब आप लग जाओगे तो सरकारी स्कूलों में जाओगे तो वहाँ पर जो सरकारी स्कूल की किताबें आती है वहाँ पर देखना लिखा हुआ भी होता है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा। हालांकि ये क्या करता है? पाठ्य पुस्तक मंडल है ना, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, इनसे पैसे लेता है, लेकिन पैसे उतने ही लगता है जितना इसका खर्चा है, बाकी पैसे नहीं लगता। सिद्धांत क्या काम करता है? न लाभ न हानि। सिद्धांत किस पर काम करता है? न लाभ और न हानि। पुस्तक का वितरण की बात करें तो 1 से लेकर 12वीं तक की सभी पुस्तकें वितरित करता है। पहले ये 1 से 8 तक की पुस्तकें ही वितरित करता था सरकारी स्कूलों में, उन्हीं को ये छपवाता था, वो प्रिंटिंग करता था और उन्हीं को ये वितरित करता था।
लेकिन 27/9/2010 से, कब से? 27/9/2010 से ये 9 से लेकर 12 तक की कक्षाओं का भी पुस्तकों का भी प्रकाशन और वितरण करना इसने प्रारंभ कर दिया। तो वर्तमान में 1 से लेकर 12 तक की, और वर्तमान में तो ये छोटी जो क्लासें हैं ना 1 से 5 तक की, उनकी 3-3 माह की ये वर्क बुक भी तैयार करता है। उसके बाद में अपन बात करें पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है। हालांकि पुस्तकें छपाने का काम क्या है, प्रिंटिंग करवाने का काम ये करता है RSTB यानी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, झालाना डूंगरी जयपुर वाला। लेकिन पाठ्यक्रम का निर्धारण 1 से 8 तक का तो करता है RSCERT। RSCERT कहाँ है? उदयपुर में। और 9 से 12 तक का करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वाला, वो ये जो जयपुर में स्थापित हुआ था। और कार्य 5 अनुभागों में विभाजित है। इसके जो है वो 5 अनुभागों में इसके कार्य विभाजित है। पहला है इसका प्रशासनिक अधिकारी, पहला कौन है? प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद में लेखा अनुदान, उसके बाद में पुस्तक उत्पादन अनुभाग, उसके बाद में शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग और वितरण अनुभाग। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कई बार पूछ ले कि कौन सा जो पाठ्य पुस्तक मंडल है उसका अनुभाग नहीं है। तो 5 अनुभाग है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी है, लेखा अनुभाग है, पुस्तक उत्पादन अनुभाग है, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग है और वितरण अनुभाग। इसके संगठन को थोड़ा सा देख लेना, बाकी सब में इसका संगठन है ये 2 प्रकार का है। एक तो है निष्पादन परिषद। कौन सा है? निष्पादन परिषद। एक है शासी परिषद। शासी का मतलब शासक। शासक कौन होते हैं? जैसे शिक्षा मंत्री वगैरह वगैरह। तो निष्पादन परिषद का जो सभापति होता है वो शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का जो सचिव होता है सभापति, वो उसका आपको पूछ ले कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है उसकी जो शासी परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है? तो शिक्षा मंत्री। निष्पादन जो समिति है या परिषद है उसका सभापति कौन है? तो वो शासन सचिव है। इसमें कुल सदस्य 9 होते हैं और कार्य संचालन कार्यकारी समूह करता है। शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, इसमें कुल सदस्य 12 होते हैं और कार्य संचालन का काम प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। उसके बाद में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ये भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में है, जिसने पंजीकरण करवाया 3 सितंबर 2020 को। ये नई बनी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। 3 सितंबर 2020 को इसने क्या करवाया? अपना पंजीयन करवाया। विशेष बात है, ध्यान रखना भाई। इसके संगठन में वही है, शासी परिषद है और कार्यकारी समिति है। शासी का मतलब शासक है, शासक में अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है, बाकी सब में शिक्षा मंत्री होता है। लेकिन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, इसका अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष है शिक्षा मंत्री। क्लियर है? उसके बाद में कार्यकारी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख सचिव होता है स्कूल शिक्षा विभाग का। स्कूल शिक्षा विभाग का जो होता है वो कार्यकारी समिति का क्या होता है? तो ये पंजीयन कब करवाया ये याद रखना, 3 सितंबर 2020 को। उसके बाद में अगला है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर। राजस्थान राज्य, इसका पूरा नाम जरूर याद रखना, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT, जिसका मुख्यालय उदयपुर में। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को होती है। 11 नवंबर 1978 को RSCERT की स्थापना मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में होती है। 11 नवंबर 1978 को 11 नवंबर 1978 को RSCERT की स्थापना कहाँ होती है प्यारे बच्चों? उदयपुर में होती है। क्लियर है? विशेष बात करें तो विशेष है कि 14 अगस्त 2018 को SIERT, पहले इसका नाम SIERT था स्टेट, फिर उसका नाम RSCERT कर दिया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 2018 को SIERT से इसका नाम क्या कर दिया गया? RSCERT कर दिया गया। विशेष ध्यान है 14 अगस्त 2018। इसके भी संगठन की बात करें तो वही है। इसके संगठन में एक तो है शासी परिषद, कौन है? शासी परिषद, और एक है निष्पादन परिषद। शासी का मतलब शासक, तो अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। इसमें सदस्य कुल होते हैं 25 सदस्य होते हैं। किसमें? RSCERT, बड़ा नाम लिख दें ना, RSCERT की शासी परिषद। शासी का मतलब शासक वाली, तो 25। और निष्पादन परिषद यानी इसमें होते हैं कुल सदस्य 18। सभापति होता है इसका प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा का। इसके वित्तीय प्रबंधन का जो काम करता है वो कौन करता है? तो वित्तीय प्रबंधन देती है NCERT। RSCERT NCERT से नीचे MHRD जो मंत्रालय हैं वो, यूनिसेफ और राजस्थान सरकार इसको वित्तीय सहायता देती है। विशेष बात करें
29 जुलाई 2020 से MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विशेष क्या है, 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को MHRD जो नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम वापस क्या कर देते हैं, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। और RSCERT के प्रभाग 6 प्रभाग होते हैं। RSCERT के प्रभाग कितने हैं, 6 है। इसके मुख्य कार्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, RSCERT क्या क्या काम करती है ये इंपॉर्टेंट है। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्थान, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी सेवारत, सेवारत का मतलब नौकरी कर रहा आदमी, नौकरी कर रहा टीचर, आदमी तो कहा टीचर, बट टीचर के प्रशिक्षण की जो सर्वोच्च संस्थान है ना वो RSCERT उदयपुर है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE के लिए राज्य में जो नोडल एजेंसी है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है सरकारी विद्यालयों के लिए, ठीक है, उनके लिए जो नोडल एजेंसी है ना, वो नोडल एजेंसी भी कौन है, ये RSCERT उदयपुरी है। और गणित और विज्ञान के किट का जो निर्माण करती है वो भी कौन करती है, RSCERT करती है, गणित और विज्ञान के किट का निर्माण। कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम का निर्माण और संशोधन भी कौन करती है, RSCERT करती है। और 9 से 12 तक का कौन करता है, अभी पढ़ा था अपन ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान मेले का नियोजन करना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करने का काम RSCERT करती है। प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक जो सुधार हेतु नोडल एजेंसी है वो भी कौन है, RSCERT उदयपुर है। चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान मदरसा बोर्ड। कौन सा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है, जयपुर में। कई बार तो इतना ही पूछ लेते हैं, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है, जयपुर में है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई। मदरसा की स्थापना कब होती है, 2003 में। मदरसा की स्थापना कब होती है, 2003 में होती है। मदरसा की स्थापना कब होती है, 2003 में होती है। नियंत्रण, वर्ष 2009 से अल्पसंख्यक मामलों के नियंत्रण में आ गया है भाई। अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक है, उसके बाद में इसके शिक्षक होते हैं, इसको कहा जाता है मदरसा पैरा टीचर कहा जाता है। शिक्षकों को क्या कहा जाता है, मदरसा पैरा टीचर। फिर राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल NIOS स्थापना हुई 21 मार्च 2008 को, 70/2007-8 में। 21 मार्च 2008 को NIOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब होती है, 21 मार्च 2008 को। ध्येय वाक्य है सभी तक सबके लिए। उद्देश्य की बात करें तो कक्षा 1 व 12 की सर्व सुलभता, कक्षा 10 और 12 सर्व सुलभता सबको मिल जाए, आसानी से मिल सके, इसके लिए NIOS की स्थापना हुई। पात्रता की बात करें तो कक्षा 10 के लिए न्यूनतम आयु 14, अधिकतम फिक्स नहीं है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, मरते टाइम भी 10वीं पास कर सकता है। और कक्षा 12 के लिए है 15 वर्ष, न्यूनतम 14, 10वीं के लिए, 12वीं के लिए 15 वर्ष। उपलब्ध विषय 10वीं के लिए 15 विषय, 12वीं के लिए 20 विषय। चयन मिनिमम 5 विषय का करना ही पड़ता है, हिंदी अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। क्लियर है। उसके बाद में बात करें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। राजस्थान में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की स्थापना आरंभ हुआ 1987-88 से। वर्ष 2001 तक 4 उच्च शिक्षण संस्थान आरंभ, परंतु वर्तमान में राजस्थान में 2 उच्च शिक्षण संस्थान ही है, एक बीकानेर में और एक अजमेर में। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान एक तो कहाँ पर आपकी, बीकानेर में। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में है। स्थापना सितंबर 1988 में IASC का दर्जा मिला था। हालांकि स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का दर्जा सितंबर 1988 में। ये राज्य का प्रथम IASC संस्थान है, यानी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान राजस्थान का पहला कौन सा है, बीकानेर है। क्लियर है। उसके बाद में दूसरा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर में है, जिसे 1989 में IASC का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति कौन सी है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAI की स्थापना 1 जनवरी 1991 को हुई भाई। कब हुई, 1 जनवरी 1991 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना। इसने कार्य आरंभ किया सितंबर 1991 में। आयु है मिनिमम 15 से लेकर अधिकतम 35 वर्ष तक के लिए। अवधि थी वो 1992-93। इसका जो उद्देश्य था वो था निरक्षरता का उन्मूलन करना। इसमें इंपॉर्टेंट डेट, पिछली बार साइंस मैथ के पेपर में ये तारीख पूछी थी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई, 1991 में, 1 जनवरी 1991 में।
कार्य आरंभ सितंबर 1991 में। आयु पूछ सकता है 15 से 35 वर्ष तक। उसके बाद में इसको वित्त पोषण देता है, वो देता है शिक्षा विभाग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। उसके बाद में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका नामकरण, पहले इसका नाम अलग था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नाम नहीं था इसका पहले। तो बोर्ड नामकरण है ना, वो कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को। पुनर्गठन इसका 1 जुलाई 1962 को, 1 जुलाई 1962 को इसका पुनर्गठन होता है, 1 जुलाई 1962 को, और 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके 18 टोटल क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से राजस्थान में एक अजमेर है। राजस्थान में कौन है? एक अजमेर है। और इस अजमेर में राजस्थान और गुजरात के अंदर परीक्षा करवाने का मामला ये देखता है अजमेर। उसके बाद में राजस्थान में सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल की संचालन रक्षा मंत्रालय करता है। कौन करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। पहला सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, जो 7 अगस्त 1961 को, कब? 7 अगस्त 1961 को स्थापित हुआ। पहला सैनिक स्कूल 7 अगस्त 1961 को, 7 अगस्त 1961 को पहला सैनिक स्कूल स्थापित होता है चित्तौड़गढ़ में। दूसरा सैनिक स्कूल है झुंझुनू में 2018 में, और तीसरा है हल्दीना अलवर में। नए और स्थापित किए गए हैं, जिनमें एक है गुड डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़ में, गुड़ दे दे, याद रखो हनुमान जी का गुड़ दे दे। श्री भवानी निकेतन जयपुर में है, श्री हनुमंत स्कूल जोधपुर में है, और भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर में। ये 4 और 9 स्थापित सैनिक स्कूल और हो गए। तो पहले 3, तो टोटल कितने हो सकते हैं? 7। नेक्स्ट, मिलिट्री स्कूल। राजस्थान में 2 ही मिलिट्री स्कूल है। मिलिट्री स्कूल राजस्थान में पूछ ले कितनी है? 2 है, एक अजमेर में है, एक धौलपुर में। मिलिट्री स्कूल राजस्थान में 2 है, अजमेर और धौलपुर में। इसकी स्थापना अजमेर वाले की 1930 में हुई, पुनर्गठन 1952 में हुआ, और 16 जुलाई 1962 को धौलपुर वाला। तो नवीन मिलिट्री स्कूल आपको पूछ ले तो वो कौन सा है? धौलपुर है, 16 जुलाई 1962। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RI की स्थापना अजमेर में हुई, स्थापना 1963 में। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का मुख्यालय अजमेर में, स्थापना हुई 1953। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना 1953 में हुई, वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1952 में आया, तो उसकी सिफारिश पर। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, DIET, डाइट, जिसका नाम अपन डाइट कहते हैं ना, वो डाइट ये है, डाइट। इसकी अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी अनुशंसा हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर। स्थापना देश में 1987-88 में, और राजस्थान में स्थापना 2 चरणों में होती है। 1989 में 14 डाइट की स्थापना, और 1990 तक 27 जिलों में डाइट की स्थापना होती है। ठीक है। डाइट के प्रभाग, यदि बात करें डाइट के प्रभाग, अकादमिक प्रभाग ये 7 हैं। अकादमिक प्रभाग कितने हैं? 7 हैं। यानी जो डाइट है ना, डाइट के जो प्रभाग है वो कितने प्रभाग है? डाइट के 8 है, जिसमें अकादमिक प्रभाग कितने हैं? 7 है, और प्रशासनिक विभाग कितना है? 1 है। क्लियर है। डाइट का मुख्य कार्य कक्षा 5 और 8 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनका आयोजन करवाना है। डाइट का नाम बार बार सुनोगे आप, जब नौकरी लग जाओगे, गवर्नमेंट टीचर हो जाओगे, उस समय ये बार बार नाम सुनने को मिलेगा डाइट का। उसके बाद में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, डाइस। कौन है? जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, डाइस। इसका आरंभ 1995 को हुआ। कब हुआ? 1995 को। सहयोग कर रहा है कौन है? न्यूपा और यूनिसेफ। किसका सहयोग है? न्यूपा और यूनिसेफ का। इसका संचालन है वो न्यूपा कर रहा है, और उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। किसका? जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, डाइस का। उसके बाद में 2008-9 में माध्यमिक शिक्षा के लिए, वो तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए था, 2008-9 में माध्यमिक शिक्षा के लिए सेमिस को विकसित किया गया। वर्ष 2012-13 में इस डाइस को और सेमिस को दोनों को एक जगह मिला दिया गया, एकीकृत कर इसका नाम नया रख दिया यूडाइस।
नया नाम क्या रख दिया, यू डाइस। यू डाइस कब स्थिति में आता है, 2012-13 में, ठीक है। नेक्स्ट, यू डाइस की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है भाई, यू डाइस की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। यू डाइस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, क्लियर है। उसके बाद में यू डाइस कौन है, यू डाइस का संचालन कौन कर रहा है वर्तमान में, यू डाइस का संचालन समग्र शिक्षा विभाग अभियान के अंतर्गत की जा रही है। जो वर्तमान में समसा चल रहा है ना, समग्र शिक्षा अभियान, उसके तहत यू डाइस की नोडल एजेंसी है स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर वाली। आपको पूछ ले यू डाइस है, उसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो इसकी है स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। यू डाइस कोड में कितने कोड मिलते हैं, 11 अंक के मिलते हैं। उसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान कौन सा है, समग्र शिक्षा अभियान, समसा, कौन सा, समसा, समग्र शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एक कर दिया गया, उसका नाम था समग्र शिक्षा यानी समसा। इसकी घोषणा होती है 24 मई 2018 को, इंपॉर्टेंट है भाई, 24 मई 2018 को समसा क्रियान्वयन या 1 जुलाई 2018 को। इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 2018 से शुरू होकर 30 मार्च 2000 यानी एक सत्र के लिए। और वित्त प्रबंधन की यदि बात करें तो वित्त प्रबंधन था 60:40, केंद्र का 60 और राज्य का 40। दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान 2.0, इसको मंजूरी मिली 4 अगस्त 2021 को। उस समय शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन मंत्रालय धर्मेंद्र जो प्रधान थे अपने, धर्मेंद्र प्रधान के ने इसको मंजूरी दी 4 अगस्त 2021 को। और इसकी अवधि है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 तक। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थी, अपनी संस्थाएं थी और कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो अपन ने देख लिया। इसमें थोड़ा सा अपने को CDO और CBO और ये और देखता है, जैसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, ये वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट में अपन 1-2 क्लास इनके ऊपर और रख लेंगे, जिनको डिटेल से देख लेंगे, कौन PBO होता है, कौन CEO होता है, कौन DEO होता है, ठीक है। इन सब की चर्चा भी अपन कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, इनकी चर्चा लास्ट में करेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो मेंशन था वह इतना ही पार्ट है, क्लियर है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आ गई है, पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, शिक्षण अधिगम के नवाचार वाले 2 क्लास में कंप्लीट मैंने करवा दिया है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, उसको 1 या 2 क्लास में समझ लेंगे, कोशिश रहेगी चाहे 1.5 घंटे की भी क्लास हो, एक क्लास में। लेकिन विशेष ध्यान रखना, अगली क्लास है ना वो आपकी आज हो गई है आपकी 19 तारीख, ठीक है, 20-21 दीपावली और राम का रहेगा। उसके 22 को सुबह आपको 8 बजे वो क्लास मिल जाएगी, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना वाली। 2 दिन का आपका अवकाश रहने वाला है, ठीक है। त्यौहार है, आप भी घर पे आए हुए हो तो रेस्ट करो, मज़े करो, थोड़े से त्यौहार को भी जियो, ऐसे चलता रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको 22 तारीख को सुबह क्लास मिल जाएगी, क्लियर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट हर सब्जेक्ट यहाँ करवा दिया जाएगा आराम से, ना कोई फालतू की बकवास अपन करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा आपके साथ में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम सा, धन्यवाद।